इंडिया के यूरोप के साथ ट्रेड रिलेशंस प्राचीन काल से ग्रीक्स के समय से चल रहे थे और पेपर, जिसे किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहते थे, उसको बहुत पुराने समय से ट्रेड किया जाता था। पेपर अपने फ्लेवर और अपनी दुर्लभता की वजह से बहुत ही कीमती माना जाता था और ये पेपर ही थी जिसने प्रेजेंट टाइम्स की दुनिया की नींव रखनी शुरू कर दी थी। एक समय ऐसा था जब वर्ल्ड में मसालों की ट्रेडिंग में 80% कंट्रीब्यूशन पेपर का था। और सिर्फ पेपर ही नहीं, जायफल, जावित्री और लौंग ये भी अपने फ्लेवर्स के लिए काफी जाने जाते थे। ये तीनों सिर्फ स्पाइस आइलैंड्स, जिन्हें आज हम मलुकू आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, वहीं पर मिलते थे। यही स्पाइसेस एक टाइम पर बहुत कीमती वस्तु थे और यहीं से शुरू होती है एज ऑफ डिस्कवरी की। एज ऑफ डिस्कवरी या एज ऑफ एक्सप्लोरेशन लगभग 15 से 17वीं शताब्दी का समय था। इस समय बहुत से यूरोपियन कंट्रीज से सेलर्स पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने निकले। ऐसे में एक सेल्फ लर्नड इटालियन एक्सप्लोरर, जिनको ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, उनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। उन्होंने प्लान किया कि वो अपनी जर्नी वेस्ट की तरफ करेंगे, जिससे वो ईस्ट इंडीज़ पहुंचकर स्पाइस ट्रेड से प्रॉफिट कर सके। उनकी इस समुद्री यात्रा को कैथोलिक मोनार्क्स क्वीन इजाबेला I और किंग फर्डिनांड II ने फंड किया। अगस्त 1492 में कोलंबस ने अपनी यात्रा पश्चिमी दिशा में शुरू करी और 12 अक्टूबर 1492 को वो अमेरिका पहुंच गए। कोलंबस ने 3 और समुद्री यात्रा करी अमेरिकाज की तरफ। 1493 में लेसर एंटिलस, 1498 में ट्रिनिडाड और साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट पर और 1502 में सेंट्रल अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर। अपनी यात्राओं से लौटने के बाद कोलंबस काफ़ी सारे स्लेव्स लेकर आते थे। जल्दी ही कोलंबस की यात्रा की खबर यूरोप में सब तरफ फैल गई और फिर शुरू हुआ एक्सप्लोरेशन, कन्क्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन का दौर। इंडिया के यूरोप के साथ ट्रेड रिलेशंस काफ़ी पुराने थे। मध्यकाल यानी मिडिल एजेस में ये ट्रेड्स बहुत से रूट से होता था। गुड्स एशिया से यूरोप तक पहुंचने में बहुत स्टेट्स के थ्रू पास होते थे और हर स्टेट अपनी कस्टम ड्यूटी लगाते थे और फिर भी मर्चेंट्स काफ़ी प्रॉफिटेबल रहते थे। परेशानी तब आई जब 1453 में ओटोमन एम्पायर ने एशिया माइनर, जो कि प्रेजेंट डे में टर्की है, वहाँ पर जीत हासिल करी। उन्होंने सारे ट्रेडिंग रूट्स जैसे सिल्क रोड और स्पाइस ट्रेड रूट्स अपने कंट्रोल में ले लिए। उस समय एशियन ट्रेड्स पर अरब मर्चेंट्स की मोनोपोली थी और वहीं यूरोपियन और मेडिटेरेनियन ट्रेड्स पर इटली की। वेस्टर्न यूरोप में बने नए नेशन स्टेट्स को वेनिस के मर्चेंट्स ट्रेड में कोई शेयर नहीं करने दे रहे थे, स्पेशली स्पेन और पोर्टुगल को। तो वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स बोले, हम क्यों पीछे रहे, हम भी नया रास्ता खोजेंगे। उन्होंने नया रास्ता खोजना शुरू करा, जो कि न सिर्फ उनको इंडिया और स्पाइस आइलैंड्स तक ले जा सके, साथ ही जिससे अरब और वेनेशियन मर्चेंट्स की मोनोपोली भी खत्म हो और ओटोमन एम्पायर की क्रूरता को भी एस्केप किया जा सके। तब 1498 में पोर्टुगल के वास्को डी गामा एक समुद्री यात्रा पर निकले और उन्होंने इंडिया पहुंचने का एक नया रास्ता खोज लिया। वो यूरोप से अफ्रीका में स्थित केप ऑफ गुड होप होते हुए 20 मई 1498 को इंडिया में कैलीकट पहुंचे। उस समय कैलीकट के रूलर थे समुथिरी राजा, जिनसे वास्को डी गामा की मीटिंग हुई और उन्हें ट्रेडिंग की परमिशन मिल गई। वास्को डी गामा को समुद्री राजा से ट्रेडिंग राइट्स में कंसेशन तो मिल गया, पर पोर्टुगीज प्रिस्क्राइब्ड कस्टम ड्यूटीज पे नहीं कर पाए। कैलीकट ऑफिशियल्स ने गामा के पोर्टुगीज एजेंट्स को पेमेंट की सिक्योरिटी के तौर पर टेम्परेरीली अपने पास डिटेन कर लिया। इससे गामा को काफ़ी गुस्सा आया और वो अपने साथ कुछ नेटिव्स और 16 मछुआरों को ज़बरदस्ती पोर्टुगल ले गए। इन सब के बावजूद वास्को डी गामा की यात्रा उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रही। जो सामान वो अपने साथ लेकर वापस पहुंचे, वो उनकी पूरी यात्रा के खर्चे से 60 गुना ज़्यादा कीमत पर बिका। और ये बिगनिंग थी पोर्टुगीज़ के कॉलोनियल रूल की। पोर्टुगीज़ ने पहला यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर 1502 में कोलम में बनवाया। 1505 में पोर्टुगल के रूलर किंग मैनुअल I ने डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को इंडिया का पहला पोर्टुगीज़ वाइसरॉय अपॉइंट किया। उनके राज में पोर्टुगीज़ ने कोची को डोमिनेट किया हुआ था और मालाबार कोस्ट पर कुछ फोर्ट्रेस यानी किले भी बनाए। 1509 में डॉन अफोंसो डी अल्बुकर्की को इंडिया का वाइसरॉय बनाया गया और उनकी वाइसरॉयल्टी में पोर्टुगीज़ ने गोवा को कैप्चर कर लिया। पर्शियन गल्फ में होर्मुज से लेकर मलाय में मलाक्का और इंडोनेशिया में स्पाइस आइलैंड्स तक पोर्टुगीज़ का पूरा डोमिनेशन था। लगभग 1 सेंचुरी तक ईस्टर्न ट्रेड्स पर पोर्टुगल की मोनोपोली रही। पोर्टुगीज शुरुआत से ट्रेड करने के लिए फोर्सेस का यूज़ करते थे, क्योंकि उनकी आर्म शिप्स काफ़ी सुपीरियर थी। पोर्टुगीज सोल्जर्स और सेलर्स समुद्र में अपनी पोजीशंस मेंटेन रखते थे। उन्होंने वॉर्स का रास्ता अपनाते हुए इंडिया की कोस्टल टेरिटरीज को सीज करना शुरू कर दिया और अपना ट्रेड और डोमिनियन बढ़ाते ही चले गए।
उनका व्यवहार बहुत ही इनह्यूमेन और क्रूएल था। पोर्टुगीज ने मिशनरीज को स्पॉन्सर करके कैथोलिसिज्म को भी इंडिया में प्रमोट करना शुरू कर दिया था। उनकी क्रुएल्टी के बावजूद भी पोर्टुगीज 1 सेंचुरी तक अपना डोमिनेशन बनाए रख पाए। इसके कई कारण रहे, जैसे एक तो सी पर उनका पूरा कंट्रोल था, उनके सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स काफ़ी डिसिप्लिन्ड थे, साथ ही साउथ इंडिया में उन्हें मुगल एम्पायर को फेस नहीं करना पड़ा। 1662 में पोर्टुगीज ने आइलैंड ऑफ बॉम्बे इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II को एक पोर्टुगीज प्रिंसेस से शादी करने के दौरान दहेज में दिया था और इवेंचुअली पोर्टुगीज ने इंडिया में अपने सारे पोजीशंस खो दिए एक्सेप्ट गोवा, दीव एंड दमन। पर फिर भी इंडिया में 1961 तक उनका कॉलोनियल रूल रहा। वहीं 16th सेंचुरी के एंड में यूरोप में इंग्लैंड और यूनाइटेड नीदरलैंड्स स्पेन और पोर्टुगल की वर्ल्ड ट्रेड में मोनोपोली के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जिसमें स्पेन और पोर्टुगल को अपनी मोनोपोली छोड़नी पड़ी। अब डच और इंग्लिश मर्चेंट्स केप ऑफ गुड होप को यूज़ करके इंडिया आराम से पहुंच सकते थे। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I ने लंदन के कुछ मर्चेंट्स को एक चार्टर ग्रांट किया, जिसमें उन्हें ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला था और ऐसे बनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इंडिया में शुरुआत तो ट्रेड से करी पर धीरे धीरे अपना पूरा एम्पायर बना लिया। वहीं 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई और डच स्टेट्स जनरल मतलब डच पार्लियामेंट ने भी उनको एक चार्टर दिया, जिसमें कंपनी को वॉर्स, ट्रीटीज, टेरिटरीज को एक्वायर करने और फोर्ट्रेस बनाने के राइट्स दिए गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कोरोमंडल साउथ ईस्ट कोस्ट और मालाबार साउथ वेस्ट कोस्ट पर कुछ टाइम तक कंट्रोल रहा। उन्होंने 1658 में सेलोन, जिसे अब हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उसे पोर्टुगीज से जीत लिया। इंडिया में उन्होंने गुजरात में सूरत, ब्रोच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरला में कोचीन, मद्रास में नागापट्टनम, आंध्रा में मसूलीपट्टनम, बंगाल में चिंसुरा, बिहार में पटना और यूपी में आगरा में अपने ट्रेडिंग डिपोज बनाए। पर डच का मेन इंटरेस्ट स्पाइस आइलैंड्स पर था। वहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सूरत में अपने ट्रेडिंग डिपो बनाए। कैप्टन हॉकिन ने जहांगीर के दरबार में इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर फैक्ट्री स्टार्ट करने की परमिशन ले ली, पर इंग्लिश इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्हें और एक्सपेंशन करना था। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बेसडर सर थॉमस रो शाही फरमान लेने में सक्सेसफुल रहे और उन्हें मुगल एम्पायर के सभी पार्ट्स में फैक्ट्रीज बनाने की परमिशन मिल गई। पर इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच दुश्मनी की वजह से 17th सेंचुरी में 3 एंग्लो डच वॉर्स हुई और इससे डच और स्ट्रांग हो गए। ये सब तब खत्म हुआ जब 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद डच प्रिंस विलियम ऑफ ऑरेंज इंग्लिश थ्रोन पर बैठे। दोनों देशों के बीच एक डील हुई जिसमें इंडोनेशिया से होने वाले स्पाइस ट्रेड्स, जो कि उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड को। और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत कर दी थी अपने पूरे एम्पायर की। अगले पार्ट में हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रोथ और फ्रेंच की इंडिया में एंट्री के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।